बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम? सिलिका का कर रहे थे। सिलिका, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी टाइप सिलिका की और उसकी प्रिपरेशन पिछले पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सिलिकॉन सीरीज़ का जो है वो पार्ट 9 है, जिसके अंदर हम सिलिका के जो है वो, ये कौन सा है? सिलिकॉन सीरीज़ का पार्ट 9, और इसके अंदर हम यूजेस ऑफ सिलिकॉन देखेंगे। यूजेस ऑफ सिलिकॉन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। बल्कि नहीं, यूजेस ऑफ सिलिकॉन नहीं, गलती हो गई, मिस्टेक। कहाँ पे थे भाई हम? ये हो गया, हाँ, प्रॉपर्टीज़। सॉरी, यूजेस नहीं, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये कौन सा प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट है? ये पार्ट 8 है सिलिकॉन सीरीज़ का। ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज़ मतलब खुसूसियात। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं ना, जो ज़ाहिरी चीज़ें बनाई हैं, क्या चीज़ें बनाई हैं? तो जानदार बनाए या बेजान बनाए, दो ही किस्मों की चीज़ें हैं ना। तो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उन सब के पास दो किस्म की खुसूसियात या क्वालिटीज़ होती हैं। उनकी ज़ाहिरी खुसूसियात होती हैं या बातिनी खुसूसियात होती हैं। ज़ाहिरी खुसूसियात वो होती हैं जो कि हमें अपनी आंखों से नज़र आ जाती हैं, हाथ से छू सकते हैं, पता लग जाता है। इनको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो बातिनी खुसूसियात होती हैं, छुपी हुई होती हैं, अंदर होती हैं। तो आप चीज़ों को या जानवरों को या इंसानों को देख लें, दो किस्म के उनके रूप होते हैं। एक ज़ाहिरी रूप होता है, एक बातिनी रूप होता है, छुपा हुआ, हिडन। जो हिडन है, वो छुपा हुआ, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। आसान लफ्ज़ों में फ़िलहाल इसको अब ये समझ लीजिए, हम प्रॉपर्टीज़ सिलिकॉन के डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी खुसूसियात को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। अब ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन नहीं है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिका है, याद रहे। ये कंपाउंड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी जिसको कहा जाता है, और नॉर्मली इसको रेत भी कहते हैं, लोग सैंड भी कहते हैं, जो कि गलत है। ये सैंड या रेत नहीं है, बल्कि रेत या सैंड जो है वो सिलिका की एक टाइप है। ठीक है, सिलिका की और बहुत सारी टाइप्स मौजूद हैं। बहरहाल इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ये कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं होता सिलिका का। ठीक है, ये और जो है क्रिस्टलाइन होता है। ये सिलिका अगर क्रिस्टलाइन होगा, अब क्रिस्टलाइन को मैं पिछली वीडियोस में बहुत तफसील से बता चुका हूँ क्या होता है, लेकिन एक शर्त है, व्हेन प्योर। जी, अगर सिलिका जो है वो प्योर फॉर्म में है तो वो क्रिस्टलाइन होगा। अगर उसमें इम्प्योरिटी होगी तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होगा, बल्कि पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। ये मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड है। कौन सा है ये? मैक्रो मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसको ज़रा समझ लीजिएगा। मैक्रो और माइक्रो, ये दो वर्ड अपोजिट हैं। मैक्रो का मतलब है बिग और माइक्रो का मतलब है स्मॉल। इसी से समझ जाइए, मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब बिग मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल या बिग मॉलिक्यूल, इसको हम जो है वो क्या कहते हैं? इसको पॉलीमर भी कहते हैं, पॉलीमर भी कहते हैं। ये मॉलिक्यूल क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना। बेसिक्स में वैसे कई दफ़ा बता चुका हूँ। मॉलिक्यूल का आसान सा मतलब है ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स, बस, टू द पॉइंट। ग्रुप ऑफ एटम्स। H2O ये देख लीजिए, 3 एटम्स का ग्रुप है। H2 ये देख लीजिए, 2 एटम्स का ग्रुप है। O2 ये देख लीजिए, 2 एटम्स का ग्रुप है। N2 ये देख लीजिए, 2 एटम्स का ग्रुप है। तो ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल, ये भी मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल बड़े बड़े भी होते हैं, C6H12O6, ये क्या है? ये भी मॉलिक्यूल है। 24 एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल बना। अब यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो लंबी लंबी चेन्स की सूरत में होते हैं। ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये क्या होती हैं? चेन्स होती हैं, लंबे लंबे मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ये जो लंबी लंबी चेन्स वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, या इनको पॉलीमर भी कहते हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं,
ये लंबी लंबी चेन्स वाले होते हैं। अब जब आपके जहन में फ़ौरन ये बात आ रही होगी, सर ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, मतलब बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब ये एटम्स से मिलके बना होगा। नहीं, फाइनली जाके एटम्स से तो मिलेगा, लेकिन ये क्योंकि इतना बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल, इतनी बड़ी चेन है, तो ये कैसे बनी होती है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलके। जी, अब एक स्टेप बीच में और आ गया, एटम्स मिले, छोटा मॉलिक्यूल बना, इसी तरह के छोटे मॉलिक्यूल्स मिले तो बड़ा मॉलिक्यूल बना। इसको दूसरे लफ्ज़ों में कह दूं, एटम्स मिले तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने बहुत सारे एक जैसे, ठीक है। वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जो बहुत सारे एक जैसे हैं वो मिले तो मैक्रो मॉलिक्यूल बना, बड़ा सा एक मॉलिक्यूल बन गया। समझ में आ गई बात? सर मुश्किल है थोड़ा समझना। हाँ मुश्किल तो है, अभी मैं इस पर ज़्यादा तफसील में बात नहीं कर सकता, वरना फिर हमारा टॉपिक निकल जाएगा। बहरहाल आगे चलते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स किन से मिलके बनते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स से। और माइक्रो मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बनते हैं? फाइनली एटम्स से मिलके बनते हैं। तो अगर हम सिलिका को देखें तो इसके अंदर भी हमें क्या है, कौन सा है ये मैक्रो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? मैक्रो मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो यकीनन इसके अंदर भी छोटे मॉलिक्यूल्स की चेन होगी। वो छोटे मॉलिक्यूल्स की चेन मैं आपको बना के दिखा दूं, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की चेन मैं आपको अभी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर बुक में भी मौजूद है। ये इस तरह की सिलिकॉन, और इसके साथ यहाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर भी ऑक्सीजन लगा हुआ है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के साथ, और यहाँ भी ऑक्सीजन लगा हुआ है। फिर यहाँ पर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये देख रहे हैं आप। ये इसी तरह की ये चेन चलेगी पूरी। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एक यूनिट, ये एक छोटा मॉलिक्यूल, दूसरा ये छोटा मॉलिक्यूल, तीसरा ये छोटा मॉलिक्यूल, नज़र आया? ये क्या है? ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ये माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स ये देखें सिंगली कनेक्ट हुए हैं एक दूसरे के साथ, कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं ये। अच्छा, इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स की एक शेप भी होती है, ठीक है। वो कौन सी शेप होती है? इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स की शेप भी होती है, सबकी शेप एक जैसी होती है, ज्योमेट्रिकल शेप, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास शेप होती है ट्रायंगुलर, ये ऊपर से मिटा दूँ ज़रा, जगह की मुझे तंगी हो रही है। एक ये ड्राइंग होती है ट्रायंगल की, ठीक है। एक होता है पिरामिड, वो भी ऐसे ही नज़र आता है आपको, नज़र आता है ना? इजिप्ट में जो है, मिस्र में जो पिरामिड बना हुआ है, यूं यूं यूं, ये जो पिरामिड है ना, आपको पता है, अगर मैं इस पिरामिड को जो इजिप्ट में है, मिस्र में है, इसको मैं बाहर हाथ पे उठा लूँ ऐसे, तो ये क्या होगा पता है आपको? इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्रा का मतलब है 4, हेड्रल का मतलब है फेस, इसके 4 फेसेस होंगे। ये मैंने एक वीडियो में तस्वीर बाकायदा विजुअलाइज भी करके आपको बताया था। ये जो ट्रायंगल है ये सिर्फ एक तस्वीर है जो कि आप पेपर पे ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। तो जो पेपर पे आप ड्राइंग कर रहे हैं वो, और ये जो पिरामिड है ये, इसमें थोड़ा फ़र्क रखिएगा। ये पेपर की ड्राइंग है सिर्फ, जो कि आप ड्रॉ करते हैं, दैट्स इट, बस इसका इतना काम है। इसकी 3 साइड्स आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन ये जो चीज़ है टेट्राहेड्रल यूनिट, या जिसको मैं पिरामिड कह रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई ड्राइंग नहीं है जो पेपर पे हुई हुई है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? ये एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो आप इसको हाथ में भी उठा सकते हैं, अपने हाथ में उठा लीजिए, हाथ में उठा के देखेंगे तो आपको ये ऐसा नज़र आएगा। मैं इसको बनाता हूँ, शायद बना लूँ भाई, कोशिश कर रहा हूँ। ये नोट्स थोड़े से ख़राब हो जाएंगे, लेकिन चलें बना देता हूँ। टेट्रा मतलब 4, हेड्रल मतलब फेस, 4 फेस होंगे। ये हो गया, ठीक है। बन जाए यार। बचपन में तो वो क्या कहते हैं, वो जहाज़ भी उड़ाने नहीं आते थे, बच्चे उड़ाते हैं ना, वो भी। अभी यहाँ पर बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ इसको बनाने की।
ये देखिए एक फेस इसका ये हो गया, ये नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, और एक फेस ये हो गया, नज़र आ रहा है, एक फेस ये हो गया, ये दूसरा फेस हो गया, और आगे लेके चलें तो एक फेस ये हो गया, 3 फेस हो गए। अब आप बोलेंगे टेट्राहेड्रल, आपने बोला सर 4 फेसेस वाला, तो एक फेस तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, ये वाला। चौथा कहाँ गया? चौथा नीचे भाई, अब नीचे भी मुझे बनाना पड़ेगा। ये देखें, ये नीचे वाला, इसको मैं और नीचे कर लेता हूँ, ये इस तरह। ओहो, इसका तो काम तमाम हो गया, लेकिन चलें, कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। ये देखिए, ये अब बन गया, ये एक फेस, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस बैक साइड पे, और ये नीचे जो है, नीचे वाला चौथा फेस, इसको कहेंगे टेट्राहेड्रल, 4 फेसेस वाला। अब देखें, आपने इसकी शक्ल देखी आपने, ये इस ट्रायंगल से मिलती जुलती है, ठीक है। अब ये सब बताने का मकसद क्या है कि ये जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी जो शेप है वो यही है, ऐसी है, टेट्राहेड्रल यूनिट। यानी कि ये जो ऑक्सीजन और सिलिकॉन के एटम्स जो अरेंज होते हैं और एक छोटा सा मॉलिक्यूल ये बनता है, ये भी ऐसा ही होता है। यानी कि टेट्राहेड्रल, इस तरह से इसकी इन एटम्स की अरेंजमेंट होगी कि यूँ अरेंज होंगे ये, कि ये 4 फेसेस आपको नज़र आएंगे, ये वाला और नीचे वाला, इस तरह से। तो एक माइक्रो मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल हो गई, दूसरे की भी ऐसी हो गई, तीसरे की भी ऐसी हो गई, और इसी तरह एक चेन जो है इन माइक्रो मॉलिक्यूल्स की, जो कि टेट्राहेड्रल यूनिट कहलाएंगे। अब तो ये आपस में मिले हैं तो एक लंबी चेन बनी है, जिसको हम कहेंगे मैक्रो मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसी वजह से इसको मैक्रो मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो है वो कहा जाता है। मैंने समझाने की तो कोशिश की है, लेकिन पता नहीं भाई, आपकी किस्मत अगर समझ में आ गया तो बता दूं। ये है वो टेट्राहेड्रल यूनिट। अब और क्या तफसीलात हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर। टेट्राहेड्रल नॉन वॉलेटाइल भी होता है ये, सिलिका जो है वो नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मैं बता चुका हूँ आपको। वॉलेटाइल किन ऑब्जेक्ट्स को कहा जाता है, किन कंपाउंड्स को? वॉलेटाइल बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो सकते हैं। 100 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ये सॉलिड्स जो मेल्ट हो जाएं, पिघल जाएं, उनको हम कहते हैं ये वॉलेटाइल है। और वो सॉलिड्स जो कि 100 डिग्री से ज़्यादा, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 300 पे, 400 पे जाके पिघलें, मेल्ट हों, जिनका मेल्टिंग पॉइंट 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो, 400 डिग्री सेंटीग्रेड हो, उनको हम कहेंगे नॉन वॉलेटाइल। समझ में आ गई बात? तो ये नॉन वॉलेटाइल है। हार्ड भी है, सख्त है, ऑब्वियस सी बात है। ये नॉन वॉलेटाइल है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, तो ये हार्ड भी होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़रा देख लीजिएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये पिघलता है। अब जब ये पिघल जाएगा क्योंकि ये तो सॉलिड है सिलिका, आपने इसको हीट दी और हीट दे के आपने इसको, ये एक पीस रखा था किसका? सिलिका का। आपने टेम्परेचर दिया, नीचे से हीट दी, हीट देते रहे, इसका टेम्परेचर बढ़ा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 200, 300, 400, 500, 1000, 1200, 1300, 1400, जैसे ही 1500 सेंटीग्रेड होगा इसका टेम्परेचर, ये क्या होगा? सॉलिड सिलिका पिघलना शुरू हो जाएगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये सॉलिड जो टुकड़ा था, पीस था, उसकी जगह पर लिक्विड जो है वो आपको पिघला हुआ सिलिका यहाँ नज़र आ रहा होगा। जब ये अच्छी तरह पिघल जाए तो फिर आप ये हटा दीजिए मोमबत्ती यहाँ से, यानी कि हीट देना बंद कर दीजिए। फिर क्या होगा? ये कूल होगा। अब ये कूल होके पता है क्या बन जाएगा? इसको हम एक नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं क्वार्ट्ज गिलास। क्वार्ट्ज गिलास यानी कि ये शीशा बन चुका होगा। जी, ये शीशा बनाने का तरीका है, ये शीशा बन चुका होगा। इसका क्या नाम है? क्वार्ट्ज गिलास। इसका एक और नाम है फ्यूज्ड सिलिका भी इसको कहा जाता है। देखें एमसीक्यूज़ में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। फ्यूज्ड सिलिका, इसको फ्यूज्ड सिलिका भी कहा जा सकता है, और ग्लास लाइक सॉलिड भी इसको कहते हैं। ग्लास लाइक सॉलिड जो है ये भी इसको कहा जाता है। ठीक हो गया भाई? क्वार्ट्ज गिलास,
फ्यूज्ड सिलिका और ग्लास लाइक सॉलिड। और क्या है इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, वेरी लो, बहुत कम होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत लो होता है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है ये बता देता हूँ अभी आपको, ये फिजिक्स की टर्म है लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ये क्या है, ये एक रेशो है। जब रेशो की बात करते हैं तो हम कंपैरिजन की बात करते हैं, दो चीज़ों का मवाजना किया जाता है। आपको पता है कि चीज़ों को जब हीट किया जाता है तो वो एक्सपेंड होती हैं, फैलती हैं ना, उनका वॉल्यूम बढ़ता है। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये तीन चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं तो वॉल्यूम बनता है। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि वो लंबाई भी उसकी बढ़ेगी, चौड़ाई भी बढ़ेगी, ऊंचाई भी बढ़ेगी। तो आप जो हीट दे रहे हैं, हीट देने पे क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट का पहले टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा ना, इंक्रीज होगा ना, मैंने इंक्रीज का वर्ड बोला है, बढ़ेगा। तो इसका मतलब इसका कोई मौजूदा टेम्परेचर भी होगा। आपको पता है जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका करंट या मौजूदा टेम्परेचर भी होता है। ये बोर्ड इसका भी होगा, मेरा भी होगा, आपका भी होगा। और ये बोर्ड वगैरह जब इनको हम हीट देना शुरू करें या किसी भी चीज़ को, आयरन का कोई पीस लें, उसका भी कोई मौजूदा टेम्परेचर होगा, करंट टेम्परेचर। तो ये जो है क्वार्ट्ज ग्लास जब ये ठंडा हो जाएगा, शीशा बन चुका होगा, तो इसका भी मौजूदा कोई टेम्परेचर होगा। अब जब आप इसको हीट देना शुरू करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, सपोज करते हैं कि इस शीशे का, इस गिलास का जो भी आपने बनाया है ठंडा हो चुका है, ये आप हाथ लगा सकते हैं, इसका मौजूदा टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप इसको हीट देते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, राइज होगा, कितना होगा, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या टेम्परेचर इसका बढ़ा नहीं है, इसका, इस शीशे का या फ्यूज्ड सिलिका का क्या टेम्परेचर बढ़ा नहीं है? बढ़ा है बिल्कुल। कितना बढ़ा है, 20 डिग्री से 21 डिग्री हो गया है। क्यों हुआ है? क्योंकि आपने हीट दिया है इसको। तो यकीनन अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो यकीनन इसका वॉल्यूम भी बड़ा होगा, और वो वॉल्यूम, वो साइज़ जो कि 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे बने, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑब्टेन, वो वॉल्यूम जो नया वॉल्यूम आपको मिला है, पहले छोटा था अब वो थोड़ा बड़ा हो गया है, उसके वॉल्यूम में थोड़ा इजाफा हो गया है। तो भले थोड़ा सा इजाफा हुआ हो, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर 20 डिग्री से 21 डिग्री उसका टेम्परेचर हुआ है तो यकीनन उसके वॉल्यूम में इजाफा तो हुआ होगा, भले थोड़ा सा ही हुआ हो, लेकिन हुआ तो होगा ना। सपोज करते हैं कि 1/2 सेंटीमीटर हुआ है, यानी कि आधा सेंटीमीटर छोटा सा होता है। और छोटा कर लेते हैं इसको, मिलीमीटर कर लेते हैं, आधा मिलीमीटर का इजाफा हुआ है, इजाफा ही होगा ना, टेम्परेचर बढ़ा है तो एक्सपेंड होगा, इजाफा होगा। आधा मिलीमीटर बढ़ गया लेकिन बढ़ा तो है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन आपको यही बताता है कि वो इजाफा दैट इंक्रीज इन वॉल्यूम विच यू ऑब्टेन व्हेन यू राइज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। जब आप किसी ऑब्जेक्ट का 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं, उस पर जो इजाफा वॉल्यूम में आपको मिलता है, और उसको आप क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। परेशान मत होइएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन असल में ये नहीं है, रेशो को कहा जाता है। इसको छोड़ देता हूँ अभी मैं फ़िलहाल, वरना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो गई। अभी तो फ़िलहाल आपके लिए इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा तफसील से, ठीक है। अभी तो आप ये समझ लीजिए 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर हुआ है तो यकीनन इजाफा हुआ होगा वॉल्यूम में, वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ होगा। तो जितना भी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। दैट्स इट, अभी इतना काफ़ी है, ठीक है। और क्या है इसमें, और कोई मालूमात?
ठीक है भाई। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वेरी लो, बहुत थोड़ा होता है। यानी कि कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनका अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री राइज इन करें, उनका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाएं, तो वो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, जबकि ये जो सिलिका है ये थोड़ा एक्सपेंड होता है। ठीक है, अब ये थोड़ा एक्सपेंड होता है तो यही तो हम चाहते हैं, हमें ऐसी तो कोई चीज़ चाहिए। अब जो भट्टियाँ बनती हैं, जो फर्नेसेस बनते हैं और ऐसी चीज़ें जो बनाई जाती हैं जहाँ पर हम चीज़ों को गर्म करते हैं, देखें चीज़ों को, दूसरी चीज़ को गर्म करने के लिए जिस चीज़ में आप गर्म कर रहे हैं उस चीज़ का भी तो मजबूत होना ज़रूरी है। आप ये थोड़ी ना चाहेंगे कि उसका जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो। तो ये होगा कि वो जो चीज़ तो बाद में गर्म होगी, वो जिस चीज़ पे आपने रखा हुआ है वो बर्तन, उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो क्या होगा कि ज़्यादा हीट, जैसे उसको हीट मिलना शुरू होगी तो वो फैलना शुरू हो जाएगा। आप क्या चाह रहे हैं कि वो भाई खुद ना फैलो, बल्कि आपके ऊपर जो चीज़ रखी हुई है हमने उसको हीट पहुंचानी है। आप हीट ले लेके खुद फैलते जा रहे हो तो हीट उसको पहुंच नहीं रही। बहरहाल इसको यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो बड़ी बन गई है काफ़ी। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।